हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और मेंस के बैच के लिए जो आप मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि आपको मेंस के सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे एक निश्चित समय सीमा में। तो उसके अंतर्गत मैं आज सबसे पहले आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहले कला की बात करें तो पाल कला इस साल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाल कला और मौर्य कला जो कि पिछले साल आया हुआ है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पटना कलम और बिहार की संपूर्ण कला एवं चित्रकला का विकास, और इसके साथ में मिथिला कला या मधुबनी कला, ये कला के सारे टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इन सब को कवर किया जाएगा। इसके अगले चरण में हम लोग जनजातीय आंदोलन को देखेंगे, जिसमें संथाल और बिरसा दोनों आंदोलन होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चंपारण सत्याग्रह, जिसमें उसके कारण, परिणाम, प्रभाव और असफलता के कारण वो सभी दिखाए जाएंगे। इसके बाद बिहार में शिक्षा का विकास और प्रभाव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से इसको किसी न किसी रूप में शिक्षा के क्षेत्र से पूछा ही जा रहा है। तो इसमें हम आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तीनों को कवर करेंगे। इसके बाद अगले चरण में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद के उदय के कारण और उसके क्या क्या परिणाम हुए, वो सभी को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग 1857 की क्रांति, कारण, परिणाम, उसके असफल क्यों हुआ, उसके कारण, और इसमें बिहार का क्या योगदान रहा, और इसके सभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पूर्वी भारत के गुफा चित्र प्लस उत्तर भारत में मंदिरों का विकास। नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आएंगे तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होगा, जिसमें बिहार की महिलाओं का योगदान होगा। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान रहा है उससे देखेंगे। और स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में के चरण में, विभिन्न चरणों में बिहार की क्या भूमिका रही, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह पे आएंगे। इसके साथ साथ बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या परिवर्तन हुए, उसको कवर करेंगे। और बिहार में प्रेस और पत्रकारिता का विकास, इसको देखेंगे। इसके बाद इसके साथ साथ हम लोग शॉर्ट टॉपिक्स भी साथ में लेकर चलेंगे, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स मैंने नोट डाउन किया है। इसके अलावा भी कुछ शामिल किए जाएंगे बाद में, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व नीति, मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मंजूषा शैली, सविनय अवज्ञा आंदोलन, टैगोर के विषय में, गांधी के विषय में, इन सभी टॉपिक्स को शामिल किया जाएगा। तो इस के अंतर्गत हम लोग हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम लोग पाल कला को देखें, क्योंकि कला में पाल कला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पाल कला का पहला प्रश्न मैंने दिखाया कि पाल कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो पाल कला की विशेषताओं के रूप में मैंने एक मॉडल आंसर तैयार किया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसके लिए एक शॉर्ट मैप भी रखा है क्विक रिवीजन के लिए, जिससे मैं आप लोगों को, जो इस तरह से है, जैसे पाल कला मैंने एक मॉडल आंसर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। तो इसमें सबसे पहले तो किसी भी आंसर में हम लोग इंट्रो का पार्ट लिखते हैं। इंट्रो में हम लोग पाल कला में लिख सकते हैं कि 9वीं से 12वीं सदी में बंगाल में पाल शासकों के शासनकाल में जो कला की एक शैली विकसित हुई, उसे पाल कला कहते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से, जिसकी पृष्ठभूमि बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इसके बाद पाल कला का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: मूर्ति कला, चित्रकला, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला। इसके बाद हम लोग मूर्ति कला के बारे में बताएंगे कि इसके किस तरह की मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। कांस्य और पत्थर की मूर्तियाँ थी। इसके प्रवर्तक में धीमान और बिटपाल थे। नमूने कहाँ से प्राप्त हुए। फिर सबसे सर्वोच्च प्रतिमा हमारे सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है, जो कि अभी ब्रिटेन में संरक्षित करके रखा गया है। मूर्तियों की विषय वस्तु बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों से प्रभावित थी, क्योंकि उनके नमूनों में बुद्ध, बोधिसत्व के साथ साथ हिंदू धर्म के देवी देवता से सूर्य, उमा, महेश, गणेश, इन सभी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। फिर इनकी विशेषताओं को मैंने इस तरह से नोट डाउन किया शॉर्ट में, जैसे काले बेसाल्ट पत्थरों से निर्माण किया जाता था, और वो पत्थर कहाँ से मिलते थे, तो सुल्तान परगना और मुंगेर की पहाड़ियों से मिलते थे।
इसके बाद मूर्तियों में अग्रभाग का प्रदर्शन मेल नहीं किया गया था, लेकिन कुछ कुछ मूर्तियों में जैसे मूर्तियों में आगे और पीछे दोनों पार्ट्स का प्रदर्शन किया गया था। और जो मूर्तियाँ होते थे वो मुख्यतः देवी देवताओं का चित्रण होता था, और उसमें वो देवी देवताओं में या मुख्यतः तथागत बुद्ध पर में फोकस था। तो ये एक तरह से इस तरह से इसको हम लोग उसको फ्रेम करेंगे। साथ ही मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर होती थी, जो कि कलाकारों की कलात्मक परिपक्वता को दर्शाती थी। साथ ही साथ इन काल की मूर्तियों की तुलना चोलकालीन नटराज से की गई है, और मूर्तियों पे बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रभाव है। तो इस तरह से ये हमारा मूर्ति कला में ये हो गया। मूर्ति में पाषाण के अंतर्गत, अब पाषाण के अतिरिक्त मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ भी होती थी, जो कि दीवारों पर सजावट के लिए काम आती थी। और रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, खान पान, आचार व्यवहार, दुख सुख, रीति रिवाज आदि की स्पष्ट झलक इन मूर्तियों में देखी जा सकती है। इसका धार्मिक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि मूर्तियाँ जो हैं सो बुद्ध, बोधित्सव, तारा महोत्सव जो कि बौद्ध धर्म का, और विष्णु, वाराह, सूर्य, ये सब हिंदू धर्म के देवी देवताओं का प्रदर्शित करती, अर्धनारीश्वर की प्रस्तुति, ये सब हिंदू धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। और इस मूर्ति में मिट्टी की मूर्तियों का बेस्ट एग्जाम्पल आईना निहारती औरत की एक मूर्ति है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड, चित्रकला भी। तो चित्रकला में जैसे पांडुलिपि और भित्ति चित्र दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पांडुलिपियाँ जो है सो चित्रित पांडुलिपियाँ ताम्रपत्र पर लिखी गई हैं उनकी, और जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लंदन में संरक्षित पांडुलिपि है, जो कि आप सभी को भी मालूम होगा, अष्टसहस्र, प्रज्ञा परिमित और पंचरक्ष। जिसमें क्या है, इसमें 100 लघु चित्रों का 100 लघु चित्र इसमें बने हुए हैं, जिस पर तांत्रिक प्रभाव है। और ये जो है सो क्या है, चित्रित पांडुलिपियों का विश्व में सुंदरतम उदाहरणों में से इनको माना जाता है। इसके बाद ये भित्ति चित्र पे, तो भित्ति चित्र का उदाहरण हम लोग को नालंदा के सराय स्थल से मिलता है, जहाँ के चबूतरे पे ज्यामितीय आकृति के फूल, मनुष्य, पशु चित्र आदि का अंकन मिलता है। स्थापत्य कला में देखिए तो उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ इसी काल में। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ थे, जो अभी यूनिवर्सिटी है, वो उस समय बौद्ध मठ और विहार हुआ करते थे। नालंदा में जहाँ पालकालीन स्तूप, विहार और विक्रमशिला में मंदिर और स्तूप का विस्तार हुआ, इन सभी में जो है सब बुद्ध की प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी। लेकिन ये जो प्रतिमाएं थी, उन पर भी बुद्ध और शिव का प्रभाव होता था, और साथ ही आन जनजीवन का भी दृश्यांकन मूर्तियों में किया जाता था। इस काल की स्थापत्य ईंट आधारित मुख्यतः स्थापत्य थी, लेकिन कहीं कहीं जो है सो बांस से भी बने हुए हैं, जिसकी अवशेष विष्णुपद मंदिर में मिला है। सबसे अलंकृत मंदिर की बात किया जाए, या सबसे अलंकृत स्थापत्य पाल कला में, तो वो सिंहेश्वर मंदिर है। इसके सर्वोत्कृष्ट नमूनों में विष्णुपद मंदिर, गुफा मंदिर कहलगांव का, सूरजगढ़, जयमंगलगढ़ इत्यादि को माना जाता है। इसके बाद इसकी अगर आलोचना की बात करें तो काफ़ी सारे पॉइंट्स की आलोचना के लिए साथ सौंदर्य नहीं था, मौलिकता का अभाव था, कृत्रिमता का प्रदर्शन होता था, प्रदर्शन किया गया था।